हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी विल कंटिन्यू और सेकंड लेसन फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। तो इसमें आज हम भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे। विकेंद्रीकरण होता है जैसे जो भी शक्तियाँ होती हैं, सत्ता होती है, उसका बंटवारा विकेंद्रीकरण कहलाता है। हमने अभी पढ़ा है कि संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। इसमें अपने देश में दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। यानी कि हम भारत में इस दोनों स्तर पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हम शासन नहीं चला सकते। इसमें हमें एक और स्तर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो है हमारा स्थानीय स्वशासन, यानी कि जैसे पंचायती राज वगैरह होते हैं, ठीक है। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। यानी कि भारत के जो प्रांत हैं वो यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बहुत बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। यानी कि वैसे रूस सबसे बड़ा देश है, परंतु अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो रूस से ज़्यादा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से यूपी हमारा रूस से भी बड़ा है और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। यानी कि यहाँ अलग अलग रीति रिवाजों के लोग रहते हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी तीन स्तरों पर करने की ज़रूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार से के नीचे हो। और भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यह तर्क दिया गया है। इसके फलस्वरूप तीन स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। यानी कि जो सत्ता का तीसरा जो रूप है उसको हम क्या कहेंगे? स्थानीय शासन। जब केंद्र, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो स्टार्ट करते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। यानी कि लोग अपने इलाके की जो समस्याएं हैं उनके बारे में आसानी से समझ सकते हैं और फिर उसका सोल्यूशन भी वो आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना सब शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमें स्थानीय सरकार जो है एक सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यहीं से लोकतंत्र की समझ लोगों को आती चली जाती है कि हमें किस तरह से अपनी वोट का प्रयोग करना है और किस तरह से हमें अपने नेता को चुनना है। ये समझ जो है यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान ने भी स्वीकार किया है। यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग भी जो सत्ता है उसका बंटवारा होना चाहिए। इसके बाद के गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई हैं। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के पीछे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था और न संसाधन। यानी कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में जो अच्छा कदम है वो 1992 में उठाया गया था। इससे पहले ये अच्छे तरीके से लागू नहीं हुई थी। यानी कि न तो लोगों के पास, जिनके पास सत्ता होती थी, न तो उनके पास कोई मतलब कि अधिकार होता था और ना ही कोई संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, 1992 में, और संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग अब उनको नियमित रूप से चुनाव करवाने ही पड़ते थे। यानी कि हर 5 साल के बाद चुनाव होते थे, जैसे अब होते हैं। और निर्वाचित सब शासी निकायों के सदस्य तथा पद अधिकारी के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। यानी कि अब जो है इसमें जो हमारा मतलब कि गांव के लेवल पे जो चुनाव होते हैं उसमें भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए अब सीटें आरक्षित रखी गई हैं। और कम से कम 1/3 पद जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया।
राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है और सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। यानी कि गांव में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? पंचायती राज के नाम से। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका सबसे छोटा रूप भी क्या है? पंचायती राज ही होगा। ठीक है। प्रत्येक गांव में यानी कि कुछ राज्यों के ग्राम समूहों की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों में से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। जो वार्डों से सदस्य चुने जाते हैं 5 पंच होते हैं और एक सरपंच होता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। तो वयस्क लोग कौन होते हैं? 18 साल या उससे ज़्यादा एज के व्यक्ति जिनको राइट टू वोट मिला हुआ है उसको हम वयस्क कहेंगे। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। यानी कि पूरे गांव का फैसला ये पंचायत समिति ही करती है। पंचायत ही करती है। पंचायत समिति उससे ऊपर का लेवल हो जाता है। ठीक है। तो पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है और गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। यानी कि पंचायत समिति को स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। जब कई ग्राम पंचायतों को मिलाते हैं तो किसका गठन होता है? पंचायत समिति का। और इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। यानी कि सबसे पहले पंचायत जो गांव के लोग जिसका चुनाव करते हैं, उसके बाद कई पंचायतों को मिलाकर क्या बनती है? पंचायत समिति बनती है और फिर जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। ठीक है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है और जिला परिषद में उस जिले के लोग सभा और उस जिले के जो लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए संसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। इसमें जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है और बड़े शहरों में नगर निगम। यानी कि गांव में जैसे पंचायत होती है, शहर में क्या होती है? नगर पालिका होती है और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है और यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं और इस प्रकार हम सब शासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। तो ये हमारा लेसन रीड हो चुका है कंप्लीट। आपने केयरफुली इसको रीड करना है और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं, लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। ठीक है। अगर किसी की क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।